गुड इवनिंग एवरीवन। 17 मार्च है और एक और वीकेंड आ गया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक और वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों मुझे बहुत मजा आता है। आई डोंट नो अबाउट यू बट मुझे बहुत मजा आता है इस तरह से सिंपल वीडियोस रिकॉर्ड करके जहां पर मैं अपनी बात जो है एक्सप्रेस कर पाता हूँ अपने चैनल पे। वैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्या नीड है। तो मैं आज ऐसे ही अपने मन की बात करना चाहता था आपसे कि देखिए क्या होता है। और मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ लोगों को कि ये कीजिए। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, हफ्ते दे हफ्ते, महीने दे महीने, साल दे साल, आप अपना प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते हैं। और जब आप अपने पुराने वीडियोस को देखते हैं ना बार बार, मैं तकरीबन 2-3 बार तो अपने पुराने वीडियोस को देख ही चुका हूँ, तो समझ में आता है कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या, आप एज अ पर्सन मेच्योर हो रहे हैं क्या, आपकी नॉलेज ऑफ मार्केट और बेटर हो रही है क्या, प्लस आप अपना परफॉर्मेंस पोस्टमार्टम भी करते हैं कि क्या आपने जो पहले बोला था वो सही जा रहा है कि नहीं। तो पब्लिकली कुछ भी बोलना एक्चुअली में कैन बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बट अगर आप ये सोचते हैं कि यूट्यूब में मैं आऊंगा, कुछ बेचूंगा, लोगों को फॉलो करवाऊंगा, इन्फ्लुएंस करूंगा, तो मैं एटलीस्ट उस कैंप में बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं तो अपने लिए रिकॉर्ड करता हूँ और एंजॉय करता हूँ इस रिकॉर्डिंग वाली जर्नी। आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग विद मी। और आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल के साथ डेफिनेटली परमानेंटली जुड़िए। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था अन्नपूर्णा जी के साथ, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिएगा। ये जो गंदे गंदे दिन आते हैं ना, जब बहुत पैसे लगते हैं, सबके लगते हैं, मेरे भी लगे। कम लगे क्योंकि पहले से अलर्ट हो गए थे, बट लगे तो हैं। तो वो दिन में साइकोलॉजिकली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और रीस्टार्ट कैसे करें। वो मूवी आई है 12th फेल, कितनी प्यारी मूवी है ना, रीस्टार्ट। तो शेयर बाजार आपको हमेशा मौका देता है रीस्टार्ट करने के लिए। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू रीस्टार्ट और एंड दिस एंगेजमेंट विद स्टॉक मार्केट। अगर आप शेयर बाजार में आए हैं और कोई भी रीजन से आपने नुकसान कर लिया, हताश मत होइए। ये एक लर्निंग कॉस्ट है जो आपने मार्केट को दे दी। और आज तक मैं लर्न कर रहा हूँ, आज तक लर्निंग कॉस्ट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सर्व परे हूँ, मैंने सब कुछ सही कर लिया, कोई भी नहीं है। अब मैं रमेश दमानी जी के साथ भी बैठता हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि विवेक, मैं तो समझ में नहीं आती है कि आज भी मैं कैसे गलतियां कर सकता हूँ। गलतियां सब करेंगे, मैं भी करता हूँ, आप भी करते। तो हताश नहीं होना है और शेयर बाजार में लगे रहना है, क्योंकि जो टिकेगा ना वो ही आगे बढ़ेगा। जो हताश होकर चला जाएगा वो क्या कर पाएगा, है ना। चलिए वीकेंड एनालिसिस करते हैं और आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो इलेक्शन आ रहा है इस पे कुछ कर सकते हैं क्या, इस पे कुछ स्ट्रैटेजी बन सकती है क्या, इस पे कोई ट्रेंड मिल सकता है क्या, ये इलेक्शन के बाद जनरली क्या होता है। देखेंगे लास्ट 4-5 इलेक्शन तो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, ऑल्दो बहुत क्लियर कट इसके अंदर में डायरेक्शन नहीं दिख रहा, बट देखते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो वीडियो बंद कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। और सबसे पहले ये इलेक्शन वाली ही बात करते हैं कि क्या है लग रहा है इलेक्शन के अंदर में। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो पिछले कुछ इलेक्शंस थे उनके लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, कि ये वो दिन है जब रिजल्ट्स आउट हुए थे मोटा मोटी। आई मीन नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ये मंथली चार्ट है, बट मोटा मोटी इसी पीरियड में आसपास में रिजल्ट्स आउट हुए। तो अगर आप देखें रिजल्ट आउट होने के 1 महीने पहले तक मोटा मोटी इलेक्शन के राउंड चलते रहे। तो आप देखिए इलेक्शन का राउंड जो यहाँ पर चल रहा था, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है ना, ये जो इलेक्शन का राउंड में था यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव, यहाँ पर भी मार्केट मोटा मोटी पॉजिटिव जब इलेक्शन के दौरान जो 1 महीने में, यहाँ पर भी देखिए मोटा मोटी 1 महीने में पॉजिटिव रन। तो अगर डेटा को खाली फॉलो करूं तो इलेक्शन का जो डेट है, जैसे डेटा आ गए हैं तो मई फर्स्ट वीक में, तो मई के अंदर में मोस्ट लाइकली पॉजिटिव रह सकता है मार्केट, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है बेस्ड ऑन इलेक्शन। जैसे जैसे होता है वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है। लेकिन वो डेट, मई का जो डेट है उसके आते आते अगर आप देखें तो एक फॉल के बाद करेक्ट, ये फ्लैटिश, पॉजिटिव बायस, फ्लैटिश। तो मतलब बहुत ही पाती वे में, बहुत ही क्रूड वे में अगर मुझे कंक्लूड कुछ करना है तो मैं यही मानूंगा कि ये जो यहां से यहां तक की जो जर्नी है ना, ये नेगेटिव तो नहीं दिख रही है, बट हाँ बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। ऑल्दो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, तो आई एम टेम्पटेड नॉट टू बी extremely hyper bullish about the market. I'll be very very conservative on the market considering the past track and whatever.
आई मीन बहुत ज्यादा देखिए, स्टैटिस्टिक्स के अपने डिसएडवांटेज होते हैं कि हम बहुत ज्यादा उसको बिलीव करने लग जाते हैं। तो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स देखना चाहिए, बट उस पर अपने आप को 100% कमिट नहीं करना चाहिए, मोटा मोटी एक आइडिया ले लेना चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस लास्ट रिकॉर्ड किए थे जिसमें मैंने लोगों को आग्रह किया था, मैं खुद भी आग्रह हो गया था कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर में फ्लोट है। और देखिए, वो तो सेबी की चेयरमैन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। फ्लोट का मतलब क्या है? देखिए, बहुत डिफिकल्ट है हम लोगों को उस चीज को जज करना, क्योंकि फंडामेंटल्स दोनों तरफ की बातें करते हैं। एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के फंडामेंटली हमको लगता है कि मार्केट महंगा है, क्योंकि पीई रेशियो जो है स्मॉल कैप्स के महंगे हो गए। दूसरा फंडामेंटल साइड है कि भाई अभी तो इंडिया के अंदर में फॉर्मलाइजेशन चालू हुआ है, अभी तो ग्रोथ का जर्नी चालू हुआ है इंडिया का, अभी तो इंडिया का समय आया है। तो अब हम महंगे नहीं होंगे तो कब महंगे होंगे? तो वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट। तो मैं ना फंडामेंटली बहुत ज्यादा अपने आप को जज नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर में दोनों स्कूल ऑफ थॉट का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। हाँ, अपने ये नहीं बोल सकते कि ये स्कूल ऑफ थॉट गलत है, ये सही है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ कि भाई स्मॉल कैप जो है, इनका ट्रेंड क्या है, इनका मोमेंटम क्या है। तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, जब जब स्मॉल कैप इंडेक्स का आरएसआई, आरएसआई मतलब वो मोमेंटम इंडेक्स हो गया जो बताता है कि भाई इसमें मोमेंटम कैसा है, जब जब आरएसआई 90 या 90 के पास आया है तब तक करेक्शन है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम तक ये 90 के पास रहे, हो सकता है। जैसे यहाँ पर 90 के पास था, तो देखिए करेक्शन आने के पहले ये यहाँ इधर उधर घूम रहा था, फिर एक हल्का सा करेक्शन, करेक्शन आया तभी ये 90 के नीचे आया। इसको बोलते हैं टाइम बेस्ड करेक्शन, कि अगर ये यहाँ रह भी गया तो भी आरएसआई जो है वो नीचे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक एक जोन के अंदर में आरएसआई 90 तक काफी टाइम तक, या 85-90 के आसपास काफी टाइम तक, सॉरी 80 के आसपास, 90 बोला मैं, माफ कीजिएगा, 80 के आसपास काफी टाइम तक ही था, और फिर ये करेक्ट हुआ। कई बार टाइम बेस्ड करेक्शन होता है, मतलब यही खड़ा रह गया तो भी ये नीचे गिर जाएगा। कई बार प्राइस बेस्ड करेक्शन होता है, तो यहाँ प्राइस बेस्ड करेक्शन आया था। तो ये देख के मुझे क्या लग रहा है, भाई मार्केट तो महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो या तो ये यही रह जाएगा, या यहाँ पर एक करेक्शन आएगा। टिपिकली हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि 15% करेक्शन आता है ऊपर से नीचे, जिसमें ये कूल ऑफ हो जाता है। अपने यहाँ का करेक्शन को अगर मेजर करें, तो यहाँ से लेके यहाँ जो करेक्शन आया था वो तकरीबन 25% आया था। ठीक है, उस समय काफी फियर्स आया था करेक्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं देखूं तो 15-16% आया था, लेकिन ये अगर मैं पूरा मेजर करूं कि ये पूरा ही नीचे चला गया था, तो ये 62% करेक्शन आया था। तो फीलिंग उतनी ग्रेट नहीं है, फीलिंग डेफिनेटली उतनी ग्रेट नहीं है कि मैं अपने बहुत सारे पैसे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में आज भी लगा के रखूं। फीलिंग अभी भी मुझे लग रही है कि एक हल्की फुल्की नेगेटिव फीलिंग है, तो मैं केयरफुल रहूंगा। मैं बहुत ज्यादा पैसा इनके अंदर में नहीं डालना चाहूंगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का पी रेशियो को अपने स्टडी करते हैं। तो निफ्टी पी रेशियो एक वेबसाइट है जहां पर निफ्टी के पी रेशियो के बारे में ये बताते हैं। तो निफ्टी पी रेशियो अभी आज के रेट में अगर देखा जाए, तो निफ्टी पी रेशियो तकरीबन 22 के करीब है। डेटा आ रहा है 22.62 के करीब। और इसका ग्राफ देखें तो मीडियन पी 21.86 है। अच्छा, मैं पी की जब बात कर रहा हूँ ना, हिस्टोरिकल पी की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड पी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मार्केट को देखो तो क्या ये बहुत महंगा है? नहीं, ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन पी के अंदर में तो बहुत तो महंगा नहीं है। आई थिंक बहुत महंगा तभी माना जाएगा मार्केट को जब इंडिया के अंदर में अर्निंग ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। अब अर्निंग ग्रोथ की बात करते हैं, तो जैसे अर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्टर्स देखते हैं जहां पर अर्निंग हो रही है। तो देखिए, शिप बिल्डिंग के अंदर में अर्निंग कितनी प्यारी, एविएशन में अर्निंग ग्रोथ प्यारी है, बैंकिंग में अर्निंग ग्रोथ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, रिटेलिंग में है, ऑटोमोबाइल में हल्का हल्का अर्निंग ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्रेडिंग में है, फाइनेंस के अंदर में है। मोटा मोटी इंडिया के अंदर में ना मेजर मेजर जितने सेक्टर्स हैं जो इंडेक्स के अंदर में हाई वेटेज कैरी कर, उन सब में अर्निंग ग्रोथ। अगर अर्निंग ग्रोथ स्लो आ गई, जो कि अपने को पता लग जाएगा अप्रैल से, अपने को आइडिया लग जाएगी कि मार्च एंड में अर्निंग ग्रोथ कैसी रही। अगर अर्निंग ग्रोथ स्लो होनी चालू हो गई, तब तो मार्केट में डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट करेक्शन का मूड बन सकता है, स्पेशली निफ्टी के अंदर में।
बैंक निफ्टी, सॉरी, स्मॉल कैप और मिड कैप तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी करेक्शन का मोड में है, तो इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। स्मॉल कैप और मिड कैप रिकवर करने में समय लगेगा, और इलेक्शन के का ओवरऑल जो वर्किंग है ना, उसके अंदर में अपने ने डेटा भी देख लिया कि कोई घनघोर तेजी नहीं आती है इलेक्शन के नाम पे। ठीक है। और एक और बात बोलूं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कांड हुआ है, लोगों को लगता है ठीक है 6,000 करोड़ तो लिया है, बट आप ये बात समझ नहीं रहे हो कि एक आम आदमी जो कि लार्जली अनपढ़ होता है, उसको अपोजिशन पार्टी क्या कम्युनिकेट करेगी कि 6,000 करोड़ का घूस ले लिए। समझ रहे हैं बात? उनको तो है ना, समझ में आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, कैसे वर्क होता है, अगर घूस लिया भी है या डोनेशन लिया भी है, सॉरी घूस नहीं बोल रहा हूँ, डोनेशन बोल रहा हूँ। आज अपोजिशन पार्टी तो डोनेशन को घूस का मुखौटा पहना ही सकती है ना। तो मुझे लगता है कि इतना इजी नहीं होगा ये इलेक्शन, क्योंकि अपने कंट्री में पहली बार ये इलेक्टोरल वोट, इलेक्टोरल डोनेशन का नंबर सामने है, द बॉन्ड। तो इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। तो मेरा तो यही मानना है कि भैया थोड़ा संभल के रहो, और अगर काम करना ही है ना, तो खाली मोमेंटम जिन स्टॉक्स में है ना, उन स्टॉक्स में काम करो। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि स्टॉकेज के अंदर में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हम बना रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्ट्रैटेजीज है। उसमें से एक स्ट्रैटेजी है स्विंग बुलिश में ईगल स्ट्रैटेजी, जो कि मेरा सबसे पुराना स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करता हूँ। ईगल स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स है जो हायर हाई कर, इनका अगर ट्रांसपेरेंसी देखे तो ये है इसका फॉर्मूला, कि जहां पर इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, जहाँ कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, जहाँ सेल्स ग्रोथ हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। बहुत ही प्यारे स्टॉक्स है ये ईगल स्टॉक्स, जिनको देखा जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, टिपिकली ईगल स्टॉक्स को यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ एक्सेल में, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में अपलोड कर लेता हूँ, ताकि मैं अपना होमवर्क प्रॉपर्ली कर सकूँ। अब ईगल स्टॉक्स में देखिए इतना सारे स्टॉक्स है जो ईगल, कितने स्टॉक्स है अगर मैं नंबर देखूं, तो 26 स्टॉक्स है जो ईगल है। मैं तो आपको बोलता हूँ ये 26 स्टॉक्स पे फोकस करें, क्योंकि यह 26 में कोई नया आ गया तो वो देख लीजिए, कोई चला गया तो आप भी निकाल दीजिए। मोटा मोटी आप देखो, यही ईगल स्टॉक्स जो है ना, जो ईगल हैं, यही ऊपर चलेंगे, और अगर ये गिरते हो तो पोजीशन ऐड करना, और अगर बढ़ रहे हैं तो पोजीशन ऐड करना। मुझे ना बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए एचडीएफसी एमसी, आप क्या तकलीफ क्या है इसमें? ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, कितना प्यारा चार्ट है। मंथली ब्रेकआउट, सेल्स ग्रोथ, एबिटा मार्जिन सही है, स्टॉक महंगा भी हो रहा है, पी री रेटिंग हो रहा है, मोमेंटम है, बहुत ही प्यारा। अपने को क्या दिक्कत है इसके अंदर में, अपने घुस जाते हैं। ये हो गया मंथली और वीकली। सेम ईगल को मैं बोलता हूँ आप वीकली और डेली के आधार पे भी अगर स्टडी करेंगे, तो एच डी एफ सी एम सी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग रहा है सब कुछ सही सही। इसमें थोड़ा बहुत पोजीशन बिल्ड करने में अपने को कोई किंतु परंतु आइडियली नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली कोलपाल, कितना जबरदस्त मोमेंटम है इसके अंदर, राइट। परसिस्टेंट, आइडियली उन स्टॉक्स में पैसा डालिए जिनका बिजनेस आप समझते हो। अगर आपको वो स्टॉक मिल रहा है जिसका बिजनेस ही आपको समझ में नहीं आता है, और जैसे कैम्स है, देखिए इसका बिजनेस आपको पता हो, बहुत ही बड़ा सिंपल सा बिजनेस है, कि भैया वो म्यूचुअल फंड जो है उनका सबसे बड़ा इकोसिस्टम का सबसे बड़ा प्लेयर है, जो म्यूचुअल फंड की पूरी रजिस्ट्री को संभालता है। और अगर म्यूचुअल फंड इंडिया में ग्रो करेंगे तो कैम्स भी ग्रो करेगा। मोमेंटम में है तो इसमें पार्टिसिपेट करो। तो कम स्टॉक्स को देखिए और ट्रैक करिए, और उनमें पोजीशन बनाइए। यही मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ। सब लोगों के अपने अपने तरीके हैं कम स्टॉक्स देखने के। कोई स्ट्रैटेजीज देखता है, कोई ट्रेंडिंग स्टॉक से कम स्टॉक्स निकालता है, कोई सेक्टर रोटेशन से स्टॉक्स निकाल रहा है, डिलीवरी देख के। बहुत सारे तरीके हैं, बट कोई भी एक तरीका पकड़ लीजिए, और उस तरीके के आधार पे ही बस अपने मार्केट की जर्नी को फॉर द टाइम भी डिफाइन करिए। बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर हम ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये मत करिए, बिकॉज इलेक्शन है। तो क्यों क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है ना? सिंपल रखते हैं, बिकॉज पैसा बनाने का मौका बहुत देता है मार्केट, दिया था पिछले 5-6 महीने में। और ये जो फॉल आया, अगर आप अलर्ट हो गए होते तो कम पैसा लगा, अब वापस से नया पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ठंड रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, बिकॉज इस बार का अर्निंग मार्च एंड के अंदर में जो अर्निंग होगा, अप्रैल 10-12 से चालू हो जाएगा रिजल्ट। अच्छा, वो भी स्टॉकेज के अंदर में आपको रिजल्ट कैलेंडर मिल जाएगा, किस किस कंपनी का क्या रिजल्ट है।
मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल मंथ होने वाला है अप्रैल। तो ध्यान रखिए अपना, एंड डोंट ओवर एक्सपोज योरसेल्फ, पर्टिकुलरली अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडर है। डू नॉट ट्राई टू बी एडवेंचरस, ये नहीं है मार्केट अपने आप को एग्रेसिवली मार्केट में एक्सपोज करने का। आई होप यू गॉट दी मैसेज। अपना ध्यान रखिएगा, एंड बस ऐसे खुश रहिएगा और खुशियां बांटिए, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।